खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शम्सुल उलमा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू अदब के अनासिर खमसा यानी उर्दू ज़बान और अदब की 5 अहम तरीन शख्सियतों में शुमार किए जाते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू ज़बान के एक रोशन मीनार थे, जिसकी रोशनी आज भी उर्दू की फ़ज़ाओं में फैली हुई है। पेश है उनकी यूम पैदाश पर यह खास रिपोर्ट। शम्सुल उलमा मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू अदब के अनासिर खमसा यानी उर्दू ज़बान और अदब की 5 अहम तरीन शख्सियतों में शुमार किए जाते हैं। ये हस्तियाँ एक ही ज़माने में जलवानुमा हुई और उन्होंने उर्दू अदब की तश्कील में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। अनासिर खमसा में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के अलावा 4 दीगर हस्तियाँ थीं। सर सैयद अहमद खान, डिप्टी नज़ीर अहमद, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली और अल्लामा शिबली नोमानी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तारीख़ पैदाइश में इख्तिलाफ है। एक तहकीक के मुताबिक वो 5 मई 1827 को पैदा हुए, मगर कई तज़किरों में आया है कि उनकी विलादत इस्लामी तक़वीम के 12वें महीने ज़िलहज की 18 तारीख को बरोज़ जुमेरात सन 1243 हिजरी में हुई, जिससे उनकी तारीख़ पैदाइश 10 जून 1830 निकलती है। मोहम्मद हुसैन दिल्ली के एक ईरानी महाजिर ख़ानदान में पैदा हुए। उनके वालिद मोहम्मद बाकर उर्दू के पहले सहाफ़ी थे, जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों के खिलाफ मज़ामीन लिखने की पादाश में शहादत पाई। उन्हें सरेआम गोली मार दी गई थी। जंग आज़ादी के दौरान वो अपने वालिद के साथ दिल्ली के पहले अखबार उर्दू अखबार के मुआविन मुदीर भी थे। शायरी भी करते थे और उनकी जोशीली नज़में भी इस अखबार में शाया होती थीं। मोहम्मद हुसैन ने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद मोहम्मद बाकर से ही पाई। फिर दिल्ली कॉलेज में दाखिल हो गए और उर्दू के मायनाज शायर शेख इब्राहिम ज़ौक़ के शागिर्द भी रहे। वालिद की शहादत के बाद वो सियासत से बिल्कुल अलग हो गए। जान बचाकर पहले वो दिल्ली से लखनऊ पहुंचे। तलाश मुआश में दर दर भटके और बिलाखिर लाहौर चले गए। अंग्रेज़ों के नए नए कायम किए हुए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लाहौर में 15 रुपये माहवार पर मुअल्लिम की मुलाजमत मिल गई। महकमा तालीम के अंग्रेज़ अफसर को जब उनकी आला सलाहियतों का इल्म हुआ तो उसने उन्हें सरकारी अखबार अतालिक के पंजाब का मुआविन मुदीर मुकर्रर कर दिया। फिर पंजाब मैगजीन से वाबस्ता हो गए। 1865 में वो काबुल और बुखारा के सफ़र पर गए और 1883 में उन्होंने ईरान का सफ़र किया, जहां उन्हें जदीद फ़ारसी सीखने में मदद मिली। मोहम्मद हुसैन आज़ाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी फ़ारसी के प्रोफेसर भी रहे और 1887 में जब मलिका विक्टोरिया की जुबली मनाई गई तो उन्हें शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया। मोहम्मद हुसैन अगरचे कादिरुल कलाम शायर थे, लेकिन उर्दू नस्र के इर्तिका में उनका किरदार बहुत अहमियत रखता है। नस्र में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 1 दर्जन से ज़ायद बेहद अहम किताबें लिखी, जिनमें आब हयात बहुत मकबूल हुई। ये किताब उर्दू शुअरा के तज़किरों पर मबनी है। इसके अलावा नीरंगे ख्याल, सुखनदान फ़ारस, कससुल हिंद और दरबार अकबरी भी उनकी मकबूल किताबें हैं। मोहम्मद हुसैन ने अपने उस्ताद ज़ौक़ दहलवी का दीवान भी मुरत्तब किया। उनकी लिखी हुई लोरियों की किताब बालक लोरियाँ, शहंशाह अकबर से मुतालिक किताब ड्रामा अकबर, जानवरों से मुतालिक किताब जानवरिस्तान, रूहानी फ़लसफ़े की किताब फ़लसफ़ा अल हयात, सफ़रनामा, सैर ईरान और कई दूसरी किताबें उर्दू ज़बान के इल्मी ख़जाने का ख़ास हिस्सा है, जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बदौलत हमें हासिल हुआ। जवां साल बेटी की बेवक्त मौत का उनके जहन पर बुरा असर पड़ा और वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठे। उम्र के आखिर तक जुनून की कैफियत रही और इसी में 22 जनवरी 1910 को उनका लाहौर में इंतकाल हुआ। करबला गामे शाह में उनका मज़ार वाक़ा है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू ज़बान के एक रोशन मीनार थे, जिसकी रोशनी आज भी उर्दू की फ़ज़ाओं में फैली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज को जल्द ही 11 मंजिला नई इमारत मिलने वाली है। खास बात यह है कि इस इमारत का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। तकरीबन 85 करोड़ में यह बिल्डिंग तैयार हुई है। कॉलेज के प्रिंसिपल मसरूर अहमद बेग का कहना है कि वज़ीर आज़म कॉलेज ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और वज़ीर आज़म इफ्तिताही प्रोग्राम में जरूर आएंगे।
नई बिल्डिंग तैयार हो रही है। आपको मैं ये बिल्डिंग दिखाता हूँ किस तरह से इसको कहा जाए तो ये छोटा सिविक सेंटर कह सकते हैं। 11 मंजिला बिल्डिंग है, करोड़ों की लागत से बनाई गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो इसका इफ्तिताह करेंगे। इस तरह की बात सामने आ रही है क्योंकि कॉलेज की तरफ से उनको इन्विटेशन जाने वाला है। किस तरह की चीज़ें होंगी, कितनी ज़रूरत थी, इसको लेकर के हमारे साथ कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं बेग साहब, उनसे बात करेंगे। सर, कितनी ज़रूरत थी इस बिल्डिंग की और अब ये बनकर लगभग तैयार होने वाली है? इस भवन की अत्यधिक आवश्यकता थी क्योंकि ये कॉलेज जो है बहुत ही पुराना कॉलेज है। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। 19 हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं, 22 से करीब इसमें डिसिप्लिन्स हैं। पूरे देश और दुनिया से यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। एक सवाल ये कि आप क्या वज़ीर आज़म को बुला रहे हैं, क्या उनको जो है दावतनामा भेजा जा रहा है और किस तरह से जो इसके जो सियासी लोग हैं, जब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वो किस तरह से इस कॉलेज से जो है मुंसलिक रहे हैं, जुड़े रहे हैं? जाकिर हुसैन कॉलेज ट्रस्ट 1975 से चल रहा है। इसकी प्रथम प्रेसिडेंट मिसेस इंदिरा गांधी जी रही हैं और उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री बनते रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है इस ट्रस्ट के प्रेसिडेंट बनते रहे हैं और एचआरडी मिनिस्टर जो है इसके वाइस प्रेसिडेंट बनते रहे हैं। और ये कॉलेज उन्हीं ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है और इसके जो संरक्षक के रूप में आज के संदर्भ में श्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो सर्वप्रिय भी हैं, उनसे आशा की जाती है और उनसे हम गुजारिश भी करेंगे और इसके बारे में कार्रवाई की जा रही है जिससे कि वो इस बिल्डिंग का अनावरण करें और देश के लिए समर्पित करें। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मिसेस इंदिरा गांधी हैं, वज़ीर आज़म हैं, वो यहाँ पर आई हैं। चंद्रशेखर हैं जो वज़ीर आज़म थे मुल्क के, वो यहाँ पर आए हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वो यहाँ आने की उम्मीद की जा रही है। और कहना चाहिए कि ये जो बड़ी इमारत है, ये जो तालीमी मैदान में जाकिर हुसैन कॉलेज का जो ताबनाक माजी है, उसकी यादगार एक बार से फिर से जिंदा होने वाली है। कैमरामैन नकीब जान के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अहमदाबाद के रखियाल इलाके में उर्दू जबान से तालीम हासिल करने वाली सकीना शेख 99.27% नंबरात हासिल कर अपने और आसपास के स्कूलों में अव्वल मकाम पर हैं। सकीना को मिलने वाली इस कामयाबी से घर में खुशी का माहौल है और सकीना को मुबारकबाद पेश की जा रही है। सकीना उर्दू जबान की टीचर बनकर उर्दू की खिदमत करने का मंसूबा बना रही है। सकीना के चचा जावेद अहमद ने कहा कि उर्दू जबान से तालीम हासिल करने के बाद गुजरात में कई मौके मिल सकते हैं, लेकिन कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। रैंक है 99.27 रैंक है और पर्शियन तो ऐसे तो उर्दू के जैसा ही है, पर्शियन भी अच्छा सब्जेक्ट है, इसलिए उसमें अच्छे मार्क्स आए। मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। मुझे उर्दू हमारी मातृ ज़बान है, मातृभाषा है, इसलिए उर्दू में मेरा ये ख्वाहिश है, इसलिए मैं उर्दू लेके पढ़ी हूँ। 10वीं 11th में आर्ट्स से उर्दू है मेरा मातृभाषा है हमारी, इसलिए मेन बच्चे के ऊपर देता है पढ़ाई कि बच्चा के ऊपर है। वो म्यूनसिपाल्टी के अंदर पढ़ के अगर बच्चे के अंदर है हौसला है, हिम्मत है, उसमें पढ़ने की वो है, तो वो काय में भी निकल सकता। कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़े या गुजराती मीडियम में पढ़े। अगर हम उसको दीगर ज़बानों में सिखाना चाहते हैं तो पहले तो उसका तर्जुमा सीखना पड़ेगा, उसका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो सीखना पड़ेगा। जबकि उर्दू ज़बान या मादरी ज़बान कोई भी हो, वो अपनी ज़बान में सीखता है तो वो उसको सीखने के लिए, समझने के लिए बड़ा आसान हो जाता है। मौक़े तो बहुत हैं, क्योंकि कोई ये तो नहीं कह सकता कि हमारा मौक़े बिल्कुल नहीं है। इलाहाबाद में औकाफ की जायदाद पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ हाईकोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है। हाईकोर्ट ने शहर के सबसे बड़े काला डांडा कब्रिस्तान पर गैर कानूनी कब्जा हटाने के लिए फौरी अहकामात जारी कर दिए हैं। कब्रिस्तान के एक बड़े हिस्से पर काफी अरसे से गैर कानूनी कब्जा है। औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीम कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने गुज़श्ता साल हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट के हुक्म के बाद मकामी इंतजामिया ने कब्रिस्तान से जुज़वी तौर से कब्जा हटा दिया था, लेकिन एक बड़े हिस्से पर गैर कानूनी कब्जा कायम था। कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने मकामी इंतजामिया के इस रवैये के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दूसरी अर्जी दाखिल की, जिसकी समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने 11 जून तक कब्रिस्तान से तमाम तरह के गैर कानूनी कब्जे हटाने का हुक्म दिया है। कब्रिस्तान कमेटी के सदर जावेद मोहम्मद का कहना है कि शहर में औकाफ से गैर कानूनी कब्जा खत्म कराने के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखी जाएगी। इलाहाबाद में और भी कई कब्रिस्तान, कई इबादतगाहें ऐसी वक्फ बोर्ड की हैं
जिस पर लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है, उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अमल पैरा हैं कि उसको भी खाली करवाएं, उसको सुरक्षित करवाएं, ताकि जो मनसूबाबंद लोग, बेईमान लोग लूट कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ का, वो रोक सके। उसके लिए हम लोग अपनी कोशिश कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को लिख सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, लड़ाई तो कर नहीं सकते। जो हमारे हाथ में है वो हम लोग कर रहे हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में आज माहाना छठी मनाई गई। महफिल खाना में दरगाह दीवान के फर्जंद की सदारत में महफिल का इनकाद अमल में आया। मुख्तलिफ रियासतों से आए ज़ायरीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और मुल्क में अमन सुकून की दुआ की गई। ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने इस मौके पर शर्फ हासिल किया। आपको बता दें कि जन्नती दरवाज़ा साल में 4 मरतबा खोला जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में 6 दिन, ईद उल फितर और ईद उल अजहा में एक एक दिन और ख्वाजा गरीब नवाज के पीर मुर्शिद के उर्स के मौके पर एक दिन ज़ायरीन के लिए खोला जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन अरशद चिश्ती के गुरु यानी पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान अरवनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बनाया जा रहा है। इस अवसर पर हाथे दूर दरगाह शिव में महफिल कव्वाली का आयोजन किया जा रहा है। जो गरीब नवाज को और उनके पीर को पसंद थी, उनकी शान में कव्वाली गाई जा रही है। और मैं ऐसा पसंद चिश्ती मुल्क की खुशहाली मौजूद ज़ायरीन को दुआ कर रहा हूँ कि विभिन्न धर्म विभिन्न जाति लोग यहाँ आए। मैं सबके लिए दुआ कर रहा हूँ और हमारा काम ख्वाजा साहब के दरबार में सबके लिए दुआ करना है। अजमेर पुलिस ने जिस्म फरोशी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। जिस्म फरोशी का यह कारोबार व्हाट्सएप के जरिए चलाया जा रहा था। गंज थाना इलाके में वाक़ होटल हॉलिडे में देर रात पुलिस ने छापामारी की और जिस्म फरोशी का कारोबार चला रही खातून को गिरफ्तार कर लिया। एसपी कुंवर के मुताबिक इस कारोबार के बारे में लोगों ने शिकायत की थी, जिस पर अमल दरामद करते हुए पुलिस ने जिस्म फरोशी के इस कारोबार और इससे जुड़े लोगों का पर्दाफाश किया और उन्हें गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक होटल हॉलिडे में लड़कियां खतीर रकम पर भेजी जा रही थी और बड़े पैमाने पर जिस्म फरोशी का यह कारोबार चलाया जा रहा था। होटल न्यू हॉलिडे इन है कौलनगर अजमेर में ही, जिसमें कि इस तरह की कार्रवाई गतिविधि होने पर सीओ नॉर्थ के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें कि अभिषेक नाम के व्यक्ति हैं जिनको कि मौके से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो मैनेजर है होटल के, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक एजेंट है जिसके फ़ोन से लगातार कन्वर्सेशंस हो रहे थे, जिसके द्वारा इस पूरी सप्लाई का काम किया जा रहा था, जिसमें लड़कियों को बाहर से ला करके यहाँ पर रुकने रखाने का और उसके बाद में लोगों से डील करके लड़कियाँ उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा था। एजेंट का नाम मनीष है, जिसकी तलाश जारी है। वो मौके से फरार हो गया, उसकी तलाश जारी है। औरंगाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ईद मिलन प्रोग्राम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जो लोग मजबूरों के आंसू पोंछना जानते हैं उन्हें खुशियां बांटने का बहाना चाहिए और यह काम बड़ी खुशउस्लूबी से के ग्रुप अंजाम दे रहा है। पेश रिपोर्ट। जिस वक्त पूरा मुल्क ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ था, सब अपनों के दरमियान खुशियां बांट रहे थे। ऐन उसी वक्त औरंगाबाद शहर के फलाही तंजीम के ग्रुप के रजाकार पूरे एहतमाम से घाटी दवाखाने के अहाते में शीरखुरमा तकसीम कर रहे थे। ईद मिलन प्रोग्राम में मरीजों के रिश्तेदार तो शामिल थे, इनके अलावा सरकारी अहलकार, डॉक्टर्स और नर्सों ने भी शीरखुरमे का लुत्फ उठाया। इस तरह का प्रोग्राम मतलब ये कैसा है कि अभी आज ईद है तो इन्होंने हमको शीरखुरमा खिलाया, अभी समझो दिवाली रही तो हमको स्वीट भी खिलाते हैं। एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है हाँ, आपसी भाईचारे के लिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हम सर्विस करते हैं, उधर से इन्होंने बोले शीरखुरमा कार्यक्रम में 8-10 साल से शुरू होता है इधर, तो उन्होंने बोले शीरखुरमा स्टाफ पी के आ जाओ, सब 2-2 अल्टरनेट हम पी रहे। कौन लोग आते हैं इसमें? ज़्यादातर सब बड़े बड़े लोग आते हैं। शीरखुरमा पिलाया जा रहा है और ये हमेशा प्रोग्राम होता है और ये गरीबों के लिए कर सकते हैं वो, क्योंकि उनको भी मालूम है गरीबी चाहते हैं, इसके लिए प्रोग्राम हो रहा है ये। इस अस्पताल में बैक वक्त 10,000 से ज्यादा मरीज एडमिट रहते हैं। तकरीबन 8 अजला के गरीब मरीज इसी अस्पताल का रुख करते हैं और महीनों इनका इलाज जारी रहता है। ये ग्रुप पिछले 10 वर्षों से ये काम कर रहा है। कोई 6-6 महीने तक एडमिट रहता, बेचारे घर से बहुत दूर रहते और उनके साथ हम चाहते कि ईद की खुशियाँ उनके साथ हम भी बांटें, इसलिए हम ईद और दिवाली का दोनों त्यौहार
घाटी हॉस्पिटल में मरीज, डॉक्टर, सिस्टर और यहाँ के मेडिकल स्टाफ के साथ मनाते। औरंगाबाद ज़िले के जो एडमिट लोग रहते हैं, पेशेंट, उनके रिश्तेदार वगैरह रहते हैं, वो त्योहार वगैरह नहीं मना सकते, इसलिए हम उनको यहाँ पे ईद मनाने के लिए उनको शुरकुरमा वगैरह बना के उनको खिलाते पिलाते, उनको ये बात का एहसास नहीं होने देते कि हम घाटी में नहीं, हम घर पे है, इस बात का उनको एहसास दिलाते हैं। घाटी दवाखाने के मरीजों को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए इस साल तकरीबन 2 क्विंटल का शीरखुरमा बनाया गया, ताकि मरीज हो या उनके रिश्तेदार कोई भी महरूम न रहे। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत सैकड़ों अफराद ईद की खुशियों में शामिल हुए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। मुल्क भर में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है, साथ ही पानी की किल्लत ने लोगों की परेशानी में मजीद इजाफा किया है। एमपी में इन दिनों गर्मी की शिद्दत में मजीद सख्ती देखी जा रही है। ऐसे में सरकार वाटर ऑडिट कराने का फैसला किया है। देखिए रिपोर्ट। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, आने वाले वक्त में पूरी दुनिया पानी की किल्लत से दो चार होने वाली है। तेज गर्मी और पानी की सतह का कम होना मुस्तकबिल में एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। आखिर इस मसले का हल निकलेगा कैसे? मध्य प्रदेश सरकार ने अब इस सिलसिले में नई पहल करने की कोशिश की है। सरकार ने फैसला किया है कि वो मध्य प्रदेश में पानी का वाटर ऑडिट कराएगी। वाटर ऑडिट में सरकार मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर किस जगह कितना पानी मुयस्सर है और कितने पानी का इंतजाम करने की जरूरत है। हम एक पूरा वाटर ऑडिट करवा रहे हैं, जिसके माध्यम से हमको सही जायजा मिलेगा कि कहाँ पर वास्तविकता में अभी भी पानी का सोर्स नहीं है। जहाँ पर कमी पानी के पाइपलाइन सिस्टम की है, उसको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और विशेषकर हर नगरीय निकाय में 12 महीने पानी का स्रोत होना चाहिए। आने वाले वक्त में रियासत में पानी की जबरदस्त किल्लत हो सकती है। ऐसे में वाटर ऑडिट से क्या वाकई मसले का हल निकलेगा, ये तो दूर की बात है। फिलहाल तो अपोजिशन सरकार के कामकाज के तरीकों पर ही सवाल उठा रहा है। पानी के लिए पुलिस की ड्यूटी लगाते हैं, कहीं बिजली के लिए पुलिस की ड्यूटी लगाते हैं। मैं मान के चलता हूं कि सरकार जो है पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी है, और लड़खड़ाहट इनके बयानों से, इनके कृत्यों से, इनके रोजाना के आदेशों से सामने दिख रही है। पानी की किल्लत को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि 2020 तक मुल्क के कई मेट्रो शहरों में पानी बहुत नीचे चला जाएगा और पानी का मसला मजीद बढ़ जाएगा। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सरकार की सही प्लानिंग के साथ साथ लोगों में पानी के कम इस्तेमाल को लेकर बेदारी लाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इंडियन रेलवे ने मुसाफिरों के लिए चलती ट्रेन में मसाज की सहूलत शुरू करने का ऐलान किया है। ये खिदमत मगरबी रेलवे के रतलाम डिवीजन इंदौर से चलने वाली 39 ट्रेनों में मुहैया कराई जाएगी। ट्रेन के सभी क्लास में मुसाफिरों को अगले 10 दिनों में मसाज की सहूलत मिलनी शुरू हो जाएगी। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। मगरबी रेलवे के रतलाम डिवीजन ने इंदौर से शुरू होने वाली 39 ट्रेनों में मॉलिश की सहूलत शुरू करने का ऐलान किया है, जो अगले 10 दिनों में शुरू हो जाएगी। तमाम एक्सप्रेस ट्रेनों में मुसाफिरों के लिए तेल मॉलिश की सहूलत होगी। जराये के मुताबिक हर गाड़ी में 3 से 5 ट्रेंड मसाजर यानी मालिश करने वाले तैनात रहेंगे। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान मुसाफिरों के मुतालबे पर उनकी सीट पर जाकर सर की मालिश और पैरों की मालिश करेंगे। रतलाम मंडल की DRM RN सोनकर के मुताबिक इस सहूलत के लिए टेंडर हो चुके हैं, जिससे रेलवे को 20 लाख रुपए का फायदा होगा। रेलवे मंत्रालय की ओर से हम लोगों को निर्देश ये है कि आप जो भी सुविधाएं यात्रियों के लिए दे सकते हैं अपनी ओर से प्रयास करें। तो और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रयास करके यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा दे सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये मसाज की जो सर्विसेज हैं वो चालू करने का निर्णय लिया था। हमारे यहाँ से 39 गाड़ियों को हमने चयनित किया। उनमें मसाज करने के लिए एक एजेंसी लगाई गई है, उस व्यक्ति को ट्रेन मसाजर्स